भारत एक ऐसी कार मार्केट है जहां पर वो गाड़ियां ज्यादा बिकती हैं जिनकी डिमांड वेस्टर्न मार्केट के अंदर ना के बराबर होती है, और वो गाड़ियां बिल्कुल भी नहीं बिकती जो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होती हैं। फॉर एग्जांपल, सुजुकी एक ऐसा ब्रांड है जो धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। ये अमेरिका के अंदर भी ऑपरेट नहीं करते हैं, और बाकी जितनी भी इनकी मार्केट्स है ना, वहाँ पर भी सुजुकी का कोई बहुत बड़ा साइज है नहीं। लेकिन इस फैक्ट के बावजूद भी जिस ब्रांड की सबसे ज़्यादा कार्स बिकती हैं वो सुजुकी ही है। और ऐसे ही होंडा अकॉर्ड और टोयोटा करोला जैसी इंटरनेशनली हिट कार्स इंडिया में आती हैं तो वो फेल हो जाती हैं। और सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं, पूरे के पूरे ब्रांड्स के साथ ऐसा देखने को मिलता है। निसान और फॉक्सवैगन जैसे ब्रांड्स जो इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में गाड़ियाँ बेचते हैं, उनकी मार्केट इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। यानी हमारी मार्केट में इंटरनेशनली पॉपुलर गाड़ियों के फेल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। देखो, भारत के लोग अपने यूज केस और प्रैक्टिकल अलाइनमेंट के हिसाब से वैगनार, क्रेटा, नेक्सॉन जैसी गाड़ियां खरीदते हैं, और इसीलिए बाकी के जो ब्रांड्स हैं वो भी इस तरीके की गाड़ियां बनाने लगे हैं, जो कि ठीक है, मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है, समझ में आता है। लेकिन इस भेड़ चाल के चक्कर में हम लोगों ने कई ऐसी कार्स खो दी हैं या फिर खोने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी या फिर अच्छी हैं। हमने वेल डिजर्व कार्स को अंडररेटेड बना दिया और अब इनमें से ज़्यादातर गाड़ियाँ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और ऐसी गाड़ियों की एक बड़ी लिस्ट मेरे पास है जिनके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ। और मैंने इस वीडियो के अंदर इन गाड़ियों को रैंक भी किया है, और ये लिस्ट जाती है लीस्ट अंडररेटेड से मोस्ट अंडररेटेड गाड़ियों की तरफ। और हाँ, मैंने इस वीडियो के अंदर डस्टर या फिर पोलो जैसी गाड़ियों को नहीं रखा है। मैं मानता हूँ कि वो गाड़ियाँ भी अच्छी थी, लेकिन वो हमारी वजह से फेल नहीं हुई थी। कंपनीज ने अपनी इन गाड़ियों के अंदर कोई बदलाव ही नहीं करे, तो आप खुद ही सोचो कोई कब तक ऐसी गाड़ियों को खरीदता रहेगा, है ना। तो यही बातों को ध्यान में रखते हुए इस लिस्ट की पहली और लास्ट पोजीशन पे आने वाली अंडररेटेड गाड़ी के बारे में हम बात करते हैं, जो कि है महिंद्रा की मराज़ो। ये शार्क, डॉल्फिन और तरह तरह की मछलियों से इंस्पायर्ड दिखने वाली एमपीवी महिंद्रा की कुछ उन रेयर गाड़ियों में से है जिनका वंश महिंद्रा ने आगे नहीं बढ़ाया। यार, ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा क्वर्की थी। ये एक बॉडी ऑन फ्रेम एमपीवी होने के बावजूद भी फ्रंट व्हील ड्राइव वाले सेटअप के साथ आती थी। हाँ, अजीब बात है ना। और ये 7 to 8 सीटर एमपीवी इतनी ज्यादा बड़ी थी, लेकिन फिर भी इसके अंदर सिर्फ एक 1500 सीसी का डीजल इंजन मिलता था। लेकिन ये जो इंजन था ना, इसको आप कोई खासा अंडर पावर्ड नहीं बोल सकते थे, क्योंकि इसका इंजन निकालता था 121 bhp की पावर और 300 Nm का टॉर्क, जिसके चलते ये आपको ठीक ठाक पावर का सर्ज निकाल के देती थी। एटलीस्ट 120 km/h की स्पीड तक तो मुझे ये ठीक ही लगी थी। ऊपर से ये छोटा डीजल इंजन और फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप होने की वजह से ये गाड़ी माइलेज भी बहुत ज्यादा तगड़ी निकालती थी। कई लोगों के हिसाब से फुल फ्लेजेड 7 सीटर 1650 किलोग्राम की एमपीवी लगभग 18 km/लीटर तक की माइलेज निकाल सकती थी। और वैसे इस तगड़ी माइलेज का थोड़ा सा लॉजिक भी बनता है। देखो, एक तो इसके अंदर रेयर व्हील ड्राइव सेटअप नहीं था, तो इसमें कोई रेयर डिफरेंशियल या फिर ड्राइव शाफ्ट वगैरह नहीं थी, जिसकी वजह से इंजन को ज्यादा मैकेनिकल रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ता था। तो ना तो एक खासी अंडर पावर्ड थी, और ये माइलेज भी बहुत ज्यादा अच्छी निकालती थी। पर फिर भी लोगों ने इस गाड़ी को नहीं खरीदा। सच बोलूं तो मुझे ढंग से उसका रीजन नहीं पता। लोग ज्यादातर अर्टिगा खरीद लिया करते थे या फिर इनोवा। इवन दो मेरे हिसाब से तो अर्टिगा वाले भी इसकी तरफ शिफ्ट कर सकते थे और इनोवा वाले भी इसकी तरफ नीचे को आ सकते थे। बहुत फायदे की गाड़ी थी, पता नहीं फिर भी लोगों ने लिया नहीं। लेकिन अगली गाड़ी के बारे में मुझे ठीक से पता है कि उसको क्यों नहीं लिया लोगों ने। चलो, अब अगली गाड़ी की बात करते हैं, जो कि है स्ट्रेट फ्रॉम गोल्डन एरा ऑफ कार्स। वो जमाना जब गाड़ियां छोटी हुआ करती थी और इंजन बड़े, और उनमें से ही एक शानदार गाड़ी थी स्कोडा की येती। ये गाड़ी कॉम्पैक्ट एसयूवी टर्म मशहूर होने से पहले की कॉम्पैक्ट एसयूवी थी। लेकिन ये वाली जो एसयूवी थी ना, ये लेजेंड कॉम्पैक्ट एसयूवी थी, क्योंकि आज की डेट में जितनी भी गाड़ियों को कॉम्पैक्ट एसयूवी बोल के बेचा जा रहा है ना, वो क्रॉसओवर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अनलाइक येती, क्योंकि ये अपनी 4.2 मीटर की लेंथ की वजह से होंडा एलिवेट से भी छोटी थी लंबाई के अंदर, लेकिन फिर भी ये गाड़ी 4x4 कैपेबिलिटीज के साथ आती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर एक 2 लीटर का TDI इंजन भी मिलता था, जो कि लगभग 138 bhp की पावर और 320 Nm का टॉर्क निकालता था। ये लेजेंड कॉम्पैक्ट एसयूवी एक टैंक की तरह बनाई गई थी। ये इतनी ज्यादा सॉलिड थी कि मानो अगर बस में घुस जाए तो उसके अंदर भी छेद कर दे। और ये गाड़ी आज से 15 साल पहले इतनी ज्यादा हाईटेक थी कि आज की गाड़ियां भी इसके आगे फीकी दिखाई देती हैं, क्योंकि इस गाड़ी में आज से 15 साल पहले 6 एयरबैग्स और हिल डिसेंट जैसे फीचर्स आया करते थे। और माना जाता था कि इस गाड़ी की हैंडलिंग एक अच्छी हैंडलिंग वाली हैचबैक जैसी थी। और एक कमाल की बात यह कि इस गाड़ी का जो ग्लोबल डेब्यू था ना, वो 2009 में ही हो गया था, और इसके अगले साल ही इसको इंडिया के अंदर लॉन्च भी कर दिया गया था। यानी कि तब VW वाले इंडियंस को तरसाते नहीं थे अपनी गाड़ियों के लिए। ये गाड़ी थी तो बहुत अच्छी, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी, जिसके चलते ना ही ये सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फेल हो गई। और वो कमी ये थी कि जो इसका साइज था और जो प्राइस था ना, वो आपस में मैच नहीं करते थे। आज से 15 साल पहले भी इस गाड़ी को 15 से 21 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में रखा गया था, और ये प्राइस इतना ज्यादा था कि उस टाइम पर किदाची ऐसी गाड़ियां भी ना 18 लाख रुपए से कम में आ जाया करती थी, और वो फुल ब्लोन लंबी वाली डी सेगमेंट कार थी। तो आप ही सोचो कि ये गाड़ी कितनी ज्यादा महंगी थी, एटलीस्ट इसके साइज के हिसाब से। लेकिन कुछ भी बोलो यार, जर्मन सनक से बनी ये गाड़ी ना बड़ी ही कमाल की थी। ऐसी गाड़ी ना पहले से बनी थी और ना उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर बनी है। लेकिन उसी टाइम पीरियड में एक गाड़ी ऐसी भी आई थी जो टैंक जैसी ही बनी हुई थी। उसके अंदर येती से भी ज्यादा फीचर थे और वो साइज में भी बहुत ज्यादा बड़ी थी, इवन दो उसका प्राइस इस गाड़ी से कम था। मैं बात कर रहा हूँ टाटा की आर्या की, जिसके ऊपर बाद में हेक्सा लेकर आई गई थी। 2010 में लॉन्च हुई आर्या पहली ट्रू लग्जरी कार थी ऑफ एनी इंडियन ब्रांड।
इसका 2.2 लीटर का डीजल इंजन 148 bhp की पावर और 320 Nm का टॉर्क निकालता था। और इस गाड़ी के अंदर उस टाइम पर ऐसे ऐसे फीचर्स पैक करे गए थे जिनके बारे में सुनकर भी हैरानी होती है, जैसे कि क्रूज कंट्रोल, ऑटो हेडलैम्प्स, टच स्क्रीन वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम। मैं बात कर रहा हूँ 15 साल पहले की, तब भी दे रहे थे ये, ठीक है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एंड क्रेजीएस्ट ऑफ ऑल, इसके अंदर 6 एयरबैग्स मिलते थे। सोचो कितना ज्यादा आउटलैंडिश है ना। टाटा ने 2010 के अंदर एक ऐसी गाड़ी बनाई थी जिसके अंदर 6 एयरबैग्स आते थे। और इससे भी गजब की बात, टाटा ने इस गाड़ी को 4x4 सिस्टम के साथ भी लॉन्च करा था। वो 4x4 जो आज की डेट में भी इनोवा के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। मतलब टाटा ने एक लेजिट लग्जरी कार बनाई थी आज से 15 साल पहले, लेकिन ये बहुत ही जल्द फ्लॉप हो गई। और वो इसीलिए क्योंकि इस गाड़ी का जो प्राइस था ना वो 10.5 लाख रुपए से चालू होकर लगभग 16 लाख रुपए के आसपास जाता था। और इंडियंस टाटा के ब्रांड नेम के लिए इतना पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे उस टाइम पर। और बाद में जब इसकी सक्सेसर आई यानी कि हेक्सा, तो वो भी इंडिया के अंदर फ्लॉप ही रही। और सेम ही रीजन था कि भैया टाटा के लिए हम इतने पैसे नहीं दे सकते थे क्योंकि वो और महंगी हो गई थी उस टाइम पे। तो यही रीजन था जिसकी वजह से एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी गाड़ी इंडिया के अंदर फेल हो गई थी। यानी टाटा की जो ब्रांड वैल्यू थी मेजरली उसी की वजह से इनकी आर्या और उसके बाद हेक्सा फेल हुई। लेकिन टाटा अकेला ब्रांड नहीं है जिसकी ब्रांड वैल्यू की वजह से ऐसा हुआ हो। हमारी लिस्ट में जो अगली गाड़ी है उसके साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। और टाटा के साथ तो फिर भी इंडिया के अंदर ऐसा हुआ, उसके साथ तो इंटरनेशनली सेम चीज हुई थी। और वो गाड़ी है किजाशी। इंटरनेशनल मार्केट्स में कई सालों से सुजुकी को सिर्फ एक छोटी गाड़ी बनाने वाले ब्रांड के तौर पे देखा जाता था और इस एग्जैक्ट इमेज को सुजुकी बदलना चाहती थी। इसीलिए लेट 2000s में बड़ा जी जान लगा के सुजुकी ने लॉन्च करी किजाशी। इस 4.6 मीटर्स की लग्जरी सेडान के अंदर हर वो क्रीचर कंफर्ट अवेलेबल था जिसकी उम्मीद आप एक डी सेगमेंट गाड़ी से करते हो। और ये गाड़ी सेफ भी बहुत ज्यादा थी। इस गाड़ी को उस टाइम पर एशियन एंड कैप के अंदर 5 स्टार रेटिंग मिली थी। और उसी दौरान ना जो सुजुकी की स्विफ्ट वगैरह थी वो बाहर की मार्केट्स में भी 3 या 4 स्टार या फिर 2 स्टार ही लेकर आ पा रही थी। तो ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा सोच समझ के बहुत अच्छे लेवल पर बनाई गई थी। और इस गाड़ी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लगा वो था इसका 2.4 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि निकालता था 185 bhp की अच्छी खासी पावर। और साथ ही साथ ये गाड़ी ना गजब की रिलायबल भी थी, जो कि हर एक सुजुकी की गाड़ी वैसे भी होती ही है। लेकिन बाकी जितने भी एस्पेक्ट्स थे ना उनके अंदर ये गाड़ी बिल्कुल भी एक सुजुकी कार जैसी नहीं लगती थी। ये एक लग्जरी गाड़ी जैसी लगती थी। लेकिन इस फैक्ट के बावजूद भी ये गाड़ी फेल हो गई और रीजन अगेन वही था, यानी कि पैसों का चक्कर। इस गाड़ी का जो प्राइस था ना टॉप ट्रिम में 18 लाख रुपए के आसपास था। और लोगों के हिसाब से ना ये सुजुकी की ब्रांड वैल्यू के लिए ज़्यादा था। भैया लोग 18 लाख रुपए दे रहे हैं तो वो चाहते हैं कि होंडा, टोयोटा जैसे बड़े नाम के बैच मिले उनकी गाड़ी के ऊपर, उनको लगे कि दुनिया को दिखा सके कि लग्जरी कार चला रहे हैं हम। तो इस चक्कर में इंडिया में तो ये फेल हुई ही, लेकिन बाकी दुनिया के अंदर भी इस गाड़ी को उस तरीके की एक्सेप्टेंस नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए थी। बाहर के देशों में भी लोगों ने इस गाड़ी को इसकी ब्रांड वैल्यू के बेसिस पे जज करा और ये गाड़ी इंटरनेशनली फेल हो गई। चलो यार, इंडिया के अंदर बड़ी गाड़ियां फेल हुई उनका तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन मुझे फाबिया का आज तक समझ में नहीं आया। ये तो एक छोटी गाड़ी थी, ये बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं थी और ये मतलब एक तरीके से पोलो ही थी विद सेम इंजन ऑप्शंस, जैसे कि 1.6 लीटर का पेट्रोल इसमें मिलता था, 1.2 लीटर का डीजल भी इसके अंदर आता था। और ये सभी इंजन काफी ज्यादा अच्छे खासे पावरफुल थे एक्सेप्ट 1.2, वो उसमें कोई बहुत ज्यादा पावर भी नहीं थी, कुछ एक्सेप्शनल नहीं था, लेकिन बाकी इंजन तो पावरफुल थे। इसके अलावा ये गाड़ी एक जर्मन कार थी तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इसके इंटीरियर्स काफी ज्यादा अच्छे दिखा करते थे, प्लस इंटीरियर्स थे इसके अंदर। और इस गाड़ी के साथ स्कोडा का नाम जुड़ा हुआ था जिसको आज से 10 साल पहले इंडिया के अंदर एक लग्जरी ब्रांड के तरीके से देखा जाता था। लेकिन फिर भी ये गाड़ी इंडिया के अंदर फेल हो गई। ये गाड़ी एक ऐसी कार बन के रह गई जो साउथ दिल्ली और साउथ बॉम्बे वाले अमीरों के घरों में सब्जी लाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और शायद से ऐसा इसलिए क्योंकि मारुति वाज टू डाउन मार्केट फॉर देम। एंड एक्चुअली ये जो डाउन मार्केट वाला रीजन है ना, इसी की वजह से ये कहीं ना कहीं फेल हुई। ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी बहुत ज्यादा महंगी थी। 2010 में इस गाड़ी का जो प्राइस था ना वो स्विफ्ट के प्राइस ब्रैकेट में ही फॉल करता था कहीं ना कहीं। लेकिन लोगों को पता था कि भैया इसकी मेंटेनेंस जो है ना वो घर के बर्तन बिकवा देगी। लोगों के दिमाग में आइडिया था कि जो जर्मन गाड़ियां हैं उनकी मेंटेनेंस महंगी होती है और ये कोई आइडिया गलत भी नहीं था। और सिर्फ मेंटेनेंस ही नहीं, पार्ट रिप्लेस वगैरह कराने में भी ना मारुति से 10 गुना ज्यादा पैसे लगते थे इस गाड़ी के अंदर। तो इसीलिए कहीं ना कहीं फेल हुई। लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी एक अंडररेटेड गाड़ी थी, क्योंकि जब पोलो बिक सकती थी तो इसको भी बिकना चाहिए था। और इसकी जो बाकी की इटरेशंस थी ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। अगली गाड़ी जिसको इंडियंस ने ज़्यादा भाव नहीं दिए वो थी होंडा की जैज़। होंडा की जैज़ 2009 में इंडिया आई थी और ये एक ट्रू और पहली प्रीमियम हैचबैक थी। जैज़ बाहर से बहुत ही ज़्यादा कमाल की दिखती थी और अंदर से काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस थी। और सिर्फ लग्जूरियस ही नहीं, उससे भी आगे बढ़कर जो इस गाड़ी का डैशबोर्ड था ना, वैसा डैशबोर्ड आज तक किसी भी इंडियन कार के अंदर लोगों ने नहीं देखा था। इसमें बड़े बड़े डायल्स थे, टेक्टाइल बटन्स थे, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स थे। मतलब इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए तो बड़ी ही चीज़ थी। साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर परफ्यूरेटेड लेदर सीट्स मिलती थी, जो कि उस टाइम पे सिर्फ लग्जरी कार्स के अंदर ही ज़्यादा देखने को मिलती थी। अब ये गाड़ी ऐसा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये प्रोडक्ट ना काफ़ी ज़्यादा महंगा था। यार इस गाड़ी को 2009 के अंदर 7 लाख रुपए में लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी का जो प्राइस था और जो सिटी का प्राइस था ना उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। और उस टाइम पर स्विफ्ट और i10 जैसी गाड़ियाँ 4-4.25 लाख रुपए से ही स्टार्ट हो जाया करती थी। यानी कि इसका जो प्राइस डिफरेंस था वो बहुत ही ज़्यादा था उनसे, और इसीलिए ये गाड़ी बहुत ही जल्द बंद हो गई।
हाँ, 2015 में होंडा इस गाड़ी को फिर से लेकर आई। ये गाड़ी भी स्टैंड आउट करती थी कई महीनों में और जो इसका प्राइस था ना वो भी अब कम कर दिया गया था। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से उस टाइम पर भारत के लोगों के लिए प्रीमियम हैचबैक का मतलब सिर्फ और सिर्फ बलिनो था और इसीलिए ये गाड़ी भी नहीं चल पाई। इसके बाद मैंने नंबर 4 पर एक और छोटी गाड़ी को रखा है और वो है फोर्ड की फिगो। यार मेरे हिसाब से आज की डेट में ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं है जो टाटा के अलावा हैचबैक के रूप में टैंक्स बना रहा हो। लेकिन ये बात आज की है, जब तक फोर्ड इंडिया के अंदर था तो ये खिताब फोर्ड के पास था। फोर्ड की हर एक गाड़ी टैंक जैसी बिल्ड के साथ आती थी एंड फिगो वाज नो डिफरेंट। इस गाड़ी के दरवाजे, हुड वगैरह सभी कुछ बहुत ज्यादा भारी थे एंड ऑल्सो द इंजन। इस कार में एक 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता था जो कि अच्छा खासा ठीक ठाक पंची था, लेकिन जो इसका डीजल इंजन था ना वो ऐसा था कि वो पोलो जैसी गाड़ियों तक को धूल चटा सकता था। इसके 1.5 लीटर के TDCI इंजन का टर्बो जब सांस भरता था तब अच्छी से अच्छी गाड़ी भी रियर व्यू मिरर के अंदर गायब हो जाती थी। ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी, लेकिन फोर्ड के रहते भी ये गाड़ी कभी भी डिमांड में नहीं आ पाई और उसका सिंपल सा रीजन ये था कि भैया फोर्ड ज्यादा फीचर्स वाली गाड़ियां नहीं बनाती थी और इंडिया के अंदर लोगों को चाहिए थी ऐसी गाड़ियां जो कि चलता फिरता गैजेट हो। लेकिन वहीं फोर्ड लगी पड़ी थी ओल्ड स्कूल जानदार इंजन वाली गाड़ियां बनाने के चक्कर में और इसका सिला हमें क्या मिला हम सभी जानते हैं, फोर्ड ही भाग गई यहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छे डीजल इंजन सिर्फ फोर्ड के पास ही थे। मारुति भी फिएट से इंजन खरीद कर अपनी गाड़ियों के अंदर लगाती थी और खूब अंधाधुंध बेचा करती थी ऐसी गाड़ियों को। लेकिन ऐसे ही एक जानदार डीजल इंजन वाली गाड़ी वो ज्यादा नहीं बेच पाए और वो थी एस क्रॉस। यार पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मारुति की जो गाड़ी मुझे पसंद आती है ना वही बंद हो जाती है। देखो इसके अंदर एक 1.3 लीटर का डीजल इंजन आया करता था और एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन भी आता था। डीजल इंजन तो इस गाड़ी के साइज के हिसाब से थोड़ा सा अंडर पावर्ड था, लेकिन जो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन था वो ठीक ठाक पावर निकालता था। लेकिन इस गाड़ी का जो सबसे बड़ा हाईलाइट था ना वो था इसका 1.6 लीटर का डीजल इंजन जो कि फिएट से सोर्स किया गया था। इस इंजन के साथ ये गाड़ी रॉकेट जैसी फील होती थी क्योंकि ये बनाता था 118 bhp की पावर और 320 Nm का टॉर्क। सीरियसली बहुत ज़्यादा गाड़ी थी और इस गाड़ी का जो वजन था ना उसकी वजह से और भी ज़्यादा तेज लगती थी क्योंकि ये गाड़ी लगभग 1200 किलोग्राम की थी और 320 Nm का टॉर्क। सच बता रहा हूँ इतनी हल्की गाड़ियों के अंदर ना बहुत ज़्यादा फील होता है। मेरा मानना तो यह है कि डीजल में तो वो नहीं लेकर आ पाएंगे, लेकिन उनको ना इस कैटेगरी के अंदर गाड़ी वापस लेकर आनी चाहिए, यानी कि एस क्रॉस जैसी गाड़ी या फिर एस क्रॉस का ही एक नया वर्जन लेकर आना चाहिए उनको। क्योंकि यार एक गाड़ी तो प्रैक्टिकल है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ी भी है, सामान भी बहुत ज़्यादा आया था इसके अंदर, लंबी भी है, तो ऐसी गाड़ी एक लाई जा सकती है और मेरे हिसाब से ठीक ठाक डिमांड इसकी रहेगी। अगली गाड़ी उस ब्रांड से आती है जो मारुति को अपने कमाल के डीजल इंजन सप्लाई किया करती थी। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फिएट की पुंटो की, लेकिन कोई आम पुंटो नहीं बल्कि अबार्थ पुंटो। यार आज की डेट में पोलो GT TSI की पूंछ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यूज्ड कार मार्केट के अंदर अगर आप इस गाड़ी को लेने जाओगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि 6 साल पुरानी गाड़ियां भी उसी प्राइस में बिक रही हैं जितनी यहाँ ऑलमोस्ट नहीं हुआ करती थी, यानी कि रीसेल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं टूट रही इस गाड़ी की। लेकिन इससे भी जो ज्यादा खतरनाक और ट्रू हॉट हैच थी ना वो थी अबार्थ की पुंटो। 2015 में ये गाड़ी ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए की आया करती थी, यानी कि उस टाइम पर मिलने वाली ऑलमोस्ट हर एक हैचबैक से डबल था इसका प्राइस। लेकिन इस गाड़ी के अंदर जो 1.4 लीटर का TZ इंजन मिलता था वो 145 bhp की पावर और 212 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता था। सच बताओ इससे पहले या फिर इसके बाद आपने कोई भी ऐसी हैचबैक देखी है मास मार्केट वाली जो इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा पावर के साथ आती हो? नहीं आती थी ना। ये गाड़ी एक 1.5 वर्टस वाली पावर निकालती थी, वो भी एक हैचबैक अवतार के अंदर। और सिर्फ पावर ही नहीं, इस गाड़ी की जो हैंडलिंग थी वो भी बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती थी और फिएट की गाड़ियों की जो बिल्ड होती है ना वो भी बहुत ज्यादा अच्छी हुआ करती थी। लेकिन फिर भी भारत के लोगों ने इस गाड़ी को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जितनी पोलो TSI को मिली। हाँ मानता हूँ कि उस टाइम के हिसाब से गाड़ी थोड़ी महंगी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि 9 लाख रुपए की गाड़ियां लोग उस टाइम खरीद नहीं रहे थे, ले रहे थे। लेकिन हम लोगों के अंदर आदत क्या है कि हम गाड़ियों के प्राइस को उनके साइज से कंपेयर करते हैं, ना कि उनके इंजन से। इसीलिए ये गाड़ी भी फेल हो गई इंडिया के अंदर। नंबर 1 पे मैंने एक ऐसी गाड़ी को रखा है जो आज की डेट में तो इंडिया में मिलती है, लेकिन पता नहीं कितने टाइम तक और मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जिम्नी की। एक वक्त था जब मारुति की कोई भी गाड़ी लॉन्च होती थी ना तो कमेंट सेक्शन भर जाया करता था कि भैया जिम्नी कब लेकर आओगे। मारुति वालों को दुनिया भर का लोग सुनाते थे कि जिम्नी लेकर आओ, हम तरस रहे हैं इस गाड़ी को चलाने के लिए, खरीदने के लिए। लेकिन जब वो लेकर आए तो क्या हुआ, गाड़ी बिकी ही नहीं। महीने में 300-400 यूनिट बिक रही है इस गाड़ी की, इससे ज़्यादा तो ईवी बिक जाती है आज की डेट में। वो भी इस बात के बावजूद कि ये एक रियल कैपेबल ऑफ रोडर है जिसमें आगे और पीछे दोनों ही तरफ सॉलिड एक्सल दिए गए हैं ताकि इसकी रिजिडिटी बढ़े और आर्टिकुलेशन अच्छा मिले। इसके अंदर लो रेंज गियर बॉक्स मिलता है, 4x4 के साथ आती है और पेट्रोल इंजन के साथ आती है ताकि आप द्रास जैसी ठंडी जगहों पर भी जाओ ना तो भी इसका फ्यूल जमे ना। मतलब कि ये गाड़ी एक एडवेंचर पसंद करने वाले इंसान के लिए ना फरिश्ते से कम नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग उस कहावत को फिर से सच करने वाले हैं शायद से। मतलब कि भैया जो गाड़ी बाहर बिकती है वो इंडिया के अंदर नहीं बिकती। बाहर की मार्केट्स में ना जिम्नी का एक कल्ट है और आप इस बात को इस तरीके से समझो कि जापान के अंदर अभी फोर्ड और जिम्नी की जो बुकिंग्स है उनको खोला गया था और सिर्फ 4 दिन के अंदर उनको 50,000 यूनिट्स की बुकिंग मिल गई। तो अब आप ही बताओ, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हम ब्रांड से किस मुंह से ये बोल पाएंगे कि भैया अपना इंटरनेशनल प्रोडक्ट इंडिया के अंदर लेकर आओ? उन्हें ही पता है, हम लेकर तो आ जाएंगे लेकिन बिकनी है नहीं यहाँ पर। खैर, अगर आपको जापान और फोर्ड और जिम्नी के ऊपर एक वीडियो देखनी है डेडिकेटेड वाली तो कमेंट के अंदर आप जरूर बता देना। बाकी यही थी हमारी लिस्ट उन गाड़ियों की जो डिजर्व तो करती थी लेकिन फ्लॉप हो गई इंडिया के अंदर। और मैं चाहूंगा कि आप इस लिस्ट के अंदर से अपनी फेवरेट गाड़ी जरूर कमेंट के अंदर मेंशन करो। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। लाइक करिए, शेयर करिए। यार लाइक जरूर करना, लाइक करने से ना वीडियो थोड़ी आगे जाती है। थैंक यू।